FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। श्रोताओं, आज के एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर चिराग आहूजा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर आहूजा की स्पेशलाइजेशन है न्यूरो रेडियोलॉजी और आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि स्ट्रोक यानी लकवा क्या होता है, क्यों होता है, किस तरह बचा जा सकता है और इसके क्या विशेष लक्षण हैं। डॉक्टर चिराग आहूजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद संदीप जी। इस बातचीत में हम सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे मेरा यही होगा कि स्ट्रोक यानी लकवा होता क्या है। बहुत इम्पॉर्टेंट, स्ट्रोक जो कि हम बहुत करना चाहते हैं पॉपुलराइज बट नहीं हो पाता, उसका सिर्फ कारण है कि लोग पहचानते नहीं हैं इसके सिम्टम्स। स्ट्रोक होता है सडन ऑनसेट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। कहने का मतलब है एकाएक मरीज को या तो कमज़ोरी आ गई किसी हिस्से में, या स्पीच की प्रॉब्लम हो गई है, या सुनने में दिक्कत आ गई है, देखने में दिक्कत आ गई है, बैलेंस खो दिया है और वो सडनली अपना आपा खो देता है। डॉक्टर साहब, एक श्रोता ऑनलाइन है, आइए हम उनसे बातचीत करें और जानें कि उनका क्या सवाल है। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। डॉक्टर साहब, मेरा नाम है टोनी शर्मा, अम्बाला कैंट से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैंने एक प्रश्न पूछना था। ये जो पैरालाइज का अटैक पड़ता है, क्लॉट्स हो जाते हैं दिमाग में, इसका इलाज है जी कोई? बिल्कुल टोनी जी, बात ये है कि आप पहले तो रियलाइज़ करें कि स्ट्रोक है मरीज़ को, और हमारे पास एक गोल्डन क्रिटिकल पीरियड है जो कि 3 से 4.5 घंटे हैं। सो आपको 4.5 घंटे के अंदर अंदर उस अस्पताल में या उस फैसिलिटी में जाना है जहां स्ट्रोक का इलाज है। आजकल हर पेरिफेरल सेंटर में स्ट्रोक की दवाई अवेलेबल है, सरकार ने मुफ्त अवेलेबल करवाई है। सो अगर इस दौरान आप पहुंच जाते हैं तो हम उस क्लॉट को डिसॉल्व करने में आपकी मदद कर सकते हैं, वो दवाई लगा सकते हैं, जिससे ऑलमोस्ट 30 से 50% पेशेंट्स में ये हम रिवर्स कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट टाइम, समय का महत्व है। डॉक्टर साहब, अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। मेरी मदर को पैरालाइज का अटैक पड़ा था 22 नवंबर को। अच्छा। तो उनकी डेथ हुई है 25 जनवरी को जी। ओके। तो उन्हें सवेरे 5 बजे अटैक पड़ा था। मैं 7, 7:30 बजे, 8 बजे हॉस्पिटल ले गया था। हाँ जी। उन्होंने चेक करके बताया कि क्लॉट्स हैं दिमाग में 4-5, तो ये इनका इलाज करेंगे। तो उन्होंने 10-15 दिन ऐसे ही रखा, दवाइयां देते रहे, ग्लूकोज लगा के। मेरे को कहने लगे अभी सर्जन वाला डॉक्टर आएगा तो वो उससे डिस्कस करके बताएंगे जी। सर्जन आएंगे जाएंगे करके उन्होंने टाइम बहुत निकाल दिया जी। नहीं, अब यही जैसे मैं आपको कह रहा था कि आपको उस फैसिलिटी में पहुंचना है जहां पे स्ट्रोक का इलाज है। सो स्ट्रोक भी 2 तरह का है। एक होता है जिसमें क्लॉट बन जाते हैं और खून मिलना दिमाग को कम हो जाता है। सो उसमें हमें क्लॉट उसी समय लाइज करना होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ, लाइज मतलब उसको तोड़ना होता है दवा से, और वो 4.5 घंटे ही हैं हमारे पास गोल्डन पीरियड। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सेंसिटाइज कर रहे हैं पेरिफेरल हॉस्पिटल्स को, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के साथ हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। सो यही चीज़, इस ज़रिए हम इसी चीज़ को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं, जो आपके साथ हो ये और पेशेंट्स के साथ ना हो। टोनी जी, मेरी बात सुनिए। हमने डॉक्टर चिराग आहूजा को इसीलिए इस कार्यक्रम में बुलाया है ताकि जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ जैसा आपके साथ हुआ, ऐसा कभी ना हो और समय से उनको इलाज मिल सके। पीजीआई के एक्सपर्ट आए हैं और आपको सही रास्ता बताएंगे कि किस तरह ऐसी स्थिति में करना है। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। हेलो हेलो, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ, 4 सेक्टर पंचकला से। मिसेस बेदी, स्वागत है। अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हम घर वालों को क्या कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जैसे किसी को स्ट्रोक हो रहा है तो, बिल्कुल, और एम्बुलेंस आने से पहले? बहुत अच्छा सवाल। पहले तो आपको ये जानना है कि उस मरीज़ को स्ट्रोक हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो उसमें आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। इसको अगर आप याद करना चाहें तो बी फास्ट, BEFAST। हाँ जी, हाँ जी। तो बी मतलब अगर पेशेंट का बैलेंस बिगड़ रहा है, अगर आप देखें कि वो उठ रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं और गिर रहे हैं किसी तरफ, गिर रहे हैं, तो आपको हाँ सोचना है कि स्ट्रोक हो सकता है। फिर उनका आंखें देखिए, या पेशेंट बताएगा मुझे दिख नहीं रहा है, ई से आइज, मुझे दिख नहीं रहा है। फास्ट, एफ मतलब फेस का टेढ़ापन होना, वो बोलने का कोशिश कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, या बोल पा रहे हैं तो फेस टेढ़ा है उनका।
FA से आर्म्स, आर्म आप बाजू देखें, उनको उठाने का कोशिश करिए तो वो अपने आप गिर जाएंगी। नो, वो पावर नहीं है जो उनको रेगुलर है। S स्पीच, वो बोलने का कोशिश कर रहे हैं मगर कुछ और, या तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं बट कुछ और आपको समझ में आ रहा है, ये एक और लक्षण है। और आखिरी में है टाइम, मतलब आपके पास अगर ये वाले कोई लक्षण है, आपके पास टाइम बहुत कम है, आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल करना है। दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। दूसरी, आप नेचुरली आप मरीज़ के साथ होंगे तो आपको क्या करना है, आपको उनको रिलैक्स करना है, लिटाना है, कुछ भी खाना पिलाना नहीं है, ये आप सोचिए। और ये आपको सबको इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यूजुअली हमारा टेंडेंसी होता है अगर कोई मरीज़ को ऐसा कुछ होता है उसको पानी पिलाने का कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रोक हमारे निगलने के मसल्स पे भी इफेक्ट करता है, और हम अगर निगलते हैं तो हम उसको एस्पिरेट कर सकते हैं, मतलब अपने फेफड़ों में ले सकते हैं, उससे और दिक्कत बढ़ सकती है। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम अपनी बातचीत जारी रखते हैं। आपने अभी फ़ोन कॉलर को बताया कि क्या मेन लक्षण है, जिसमें एक न्यूमोनिक आपने बनाया कि बी फास्ट। इसी के आगे हम चलते हैं कि जब हमने ये लक्षण देख लिए एक मरीज़ में, तो फिर उसके बाद हमारा इमीडिएट रिएक्शन क्या होना चाहिए, क्या फर्स्ट एड होनी चाहिए, ताकि हम डॉक्टर से पहुंचने से पहले मरीज़ को कुछ देख सकें। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं कह रहा था लास्ट श्रोता को कि उनको खिलाना पिलाना बिल्कुल नहीं है, उनको लिटा देना है। लैटरल डायरेक्शन हम बोलते हैं कि साइड पे लेटाना है, ताकि अगर वो कुछ उनके मुंह से निकलता है तो वो निगले नहीं और फेफड़े में ना ले लें, ताकि एस्पिरेशन ना करें। साइड पे लेटाना है। अगर आपको लग रहा है उनको दौरा भी पड़ रहा है तो दांतों के बीच कुछ डाल देना है, कुछ कॉटन बॉल या कुछ भी कपड़ा आपके पास है उनके दांतों में फंसा देना है, ताकि अपनी जीभ ना काटें, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है और वो अगेन एस्पिरेट कर सकते हैं। खाना पिलाना कुछ नहीं है, और उनको थोड़ा तसल्ली देना है, बिकॉज उस समय पेशेंट बहुत एंग्शियस और कंफ्यूज हो जाता है, जो कि और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और एज आई सेड, ये सब करने से पहले आपने एम्बुलेंस को कॉल करना है। एंड इसी कंटिन्यूटी में मैं आपको बताऊंगा, हमारा जो स्ट्रोक प्रोग्राम एक नंबर है, स्ट्रोक हेल्पलाइन है PGI का, वो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा यहीं पे। तो नंबर है 708-700-9500। मैं दोहराऊंगा, 708-700-9500। हाँ डॉक्टर साहब, मैं भी अपनी श्रोताओं के लिए ये नंबर दोहराना चाहूँगा, 708-700-9500। तो ये एक हेल्पलाइन नंबर है PGI का। अगर किसी को लगे कि कोई दौरा आ रहा है, स्ट्रोक हो रहा है, तो आप इस नंबर पर टेलीफोन करके PGI से मदद मांग सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये 24 घंटे चलता है? ये नंबर 24 घंटे चलता है। तो श्रोताओं, 24/7 ये नंबर है। आप इस नंबर पे डायल कीजिए और आपको इमीडिएट मदद मिलेगी कि किस तरह मरीज़ को संभालना है और कैसे हॉस्पिटल तक लेके जाना है। डॉक्टर साहब, चर्चा यूं ही जारी रखेंगे। एक श्रोता और ऑनलाइन है। हेलो। हेलो जी, कार्यक्रम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। सर, मैं बलदेव राज बोल रहा हूँ, सेक्टर 40 से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जो ये स्ट्रोक है, इसका संबंध हमारे स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी या हार्ट बीट से भी है? हार्ट बीट से पहले आपने क्या बोला? स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी। स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी, राइट। सो देखिए, स्ट्रोक कैसे होगा मैं आपको बेसिक बताता हूँ। स्ट्रोक अगर हमारे जो दिमाग में खून पहुंच रहा है उसमें क्लॉट बन जाए। सो क्लॉट कैसे बन सकता है? या तो खून गाढ़ा हो सकता है, उसमें काफ़ी कारण है जिसके होने के, या फिर हार्ट ठीक से पंप नहीं कर रहा है, या हार्ट में क्लॉट बना और हार्ट ने पुश किया और वो क्लॉट जाके दिमाग में फंस गया। सो इसकी डेफिनेटली इसकी वजह से हो सकता है। स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी में डायरेक्टली तो नहीं होता है, उसकी वजह से अगर हार्ट अफेक्ट हो रहा है, इमोबिलिटी की वजह से खून गाढ़ा हो रहा है, सेकेंडरी स्ट्रोक हो सकता है। सर, एक्चुअली मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा है, एक्चुअली मेरी एज है 80 ईयर्स। ओके। और वजन मेरा 60 kg है। राइट। एक्चुअली जो मेरी हार्ट बीट है ना, जो मैं नब्ज देखता रहता हूँ, वो 60 to 65 के बीच में रहती है। ये परफेक्ट है। नहीं, मोर देन द रेट, इट इज अबाउट रिदम। अगर आपकी रेगुलर बीट है तो नथिंग टू वरी। बट ये मुझे अच्छा लगा सुन के कि आप इतना ख्याल रख रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, हमारे लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि खुद ब खुद जानना चाहते हैं और अपने सिम्टम्स आपके साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। एक और श्रोता ऑनलाइन है, आइए उनसे भी बात की जाए। हेलो। हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार, अपना नाम बताइए और बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं? और मैं महिपाल बात कर रहा हूँ, नया गांव बरवाड़ा, हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत। अपना प्रश्न पूछिए। सर, मेरा क्वेश्चन यह है, ये अदरक होता कैसे और इसके लक्षण क्या है?
बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, इनको बताइए कि अधरंग क्या होता है और लक्षण क्या है। सो अधरंग हम एक ग्रॉस भाषा में बोलते हैं। अधरंग का मतलब है आधी बॉडी हमारी काम करना बंद कर गई। सो एक लक्षण है स्ट्रोक का, मगर बहुत सारे और लक्षण हैं। जैसे हमने बताया, बी फास्ट मतलब कि बैलेंस बिगड़ गया, आंखों से दिखना कम हो गया, फेस टेढ़ा हो गया, हमारा मुंह टेढ़ा हो गया, हमसे बाजू नहीं उठ रही या बोल नहीं पा रहे हम। तो ये सारे लक्षण हैं स्ट्रोक के, जिसमें से एक अधरंग है। सो सेंसिटाइज करना ही मेन मुद्दा है इस प्रोग्राम का, कि आप आइडेंटिफाई करें स्ट्रोक। क्यों? क्योंकि आपको समय नहीं मिलेगा। जैसे ही अगर आप देखते हैं कोई मरीज़ आपके सामने है स्ट्रोक का, आपने तुरंत अस्पताल पहुंचना है। जी। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे लक्षणों की, और आपने खास तौर पर जिक्र किया था कि 4-4.5 घंटे के बीच बीच में डॉक्टरी सहायता मिल जानी चाहिए। ये समय 4.5 घंटे ही क्यों है? इसका थोड़ा पीछे बैकग्राउंड बताइए। राइट, बिल्कुल। तो इसमें काफ़ी स्टडीज़ हुई जिसमें लोगों ने 3 से 6 से 7 घंटे तक वो दवाई देने का कोशिश किया, जिसे हम थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं। उसमें देखा गया कि 4-4.5 घंटे के बियॉन्ड अगर हम वो दवाई दे रहे हैं, जिसमें क्लॉट खुल भी अगर रहा है, तो पेशेंट के रिवर्स होने का चांस बहुत ही मीक होता है। एंड इनफैक्ट खुलने के कारण उस समय रिवर्स ब्लीड होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि दवाई से खून पतला होता है, और खून पतला, ब्रेन इंजर एक बार अगर हो चुका है और वहाँ खून पतला अगर तेज़ी से बहेगा तो ब्लीडिंग उल्टा हो सकता है। सो सेफ टाइम बियॉन्ड 4.5 घंटे नहीं है। मगर एक और स्टेप है जो 8 से 10 घंटे तक काम करता है, जिसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं। इसमें हम दवाई का इस्तेमाल नहीं करते, हम नसों के द्वारा दिमाग की नस में जाते हैं, स्टेंट के द्वारा या एस्पिरेशन कैथेटर ट्यूबिंग के द्वारा वो क्लॉट खींच लेते हैं, सक कर लेते हैं। और ये हम रूटीनली कर रहे हैं। मुझे आखिरी मरीज़ याद है, पिछले हफ्ते ही हमने किया है, जो कि ऑन टेबल उसके जो अधरंगपना था, उसको कमज़ोरी थी, ऑन टेबल रिवर्स कर गई, और वो आया था अराउंड 6 घंटे बाद। सो एक और टेक्निक है, थोड़ा कॉस्टली है नेचुरली, बट आई थिंक जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करेगा, जैसे हार्ट के स्टेंट्स का कॉस्ट कम हो गया, तो आई एम श्योर सरकार इस पर काम करेगी और इन स्टेंट्स का भी कॉस्ट पे थोड़ा सा रुकाव आएगा। तो डॉक्टर साहब, इसका ये मतलब हुआ कि ऐसे सर्जरी में फिर आप स्कल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं? नहीं। सो इसमें हम क्या करते हैं, या तो हम रेडियल आर्टरी बोलते हैं, या तो बाजू की नस से, या फिमरल आर्टरी जांग की नस से ट्रैवल करते हुए दिमाग की नस में पहुंचते हैं। पतली ट्यूब से, बहुत महीन वायर्स होती हैं, माइक्रो कैथेटर्स होते हैं, उसके द्वारा हम एकदम क्लॉट तक पहुंचते हैं। उस ट्यूब के अंदर से हम स्टेंट ले जाते हैं, और स्टेंट वहाँ जब डिप्लॉय करते हैं तो स्टेंट क्लॉट के अंदर खुल जाता है। जब वो खुल जाता है तो वो क्लॉट को पकड़ लेता है। तो वो हम एंजियोग्राफी पे देखते रहते हैं, एक्सरे पे देखते रहते हैं। जैसे ही हमें लगा कि क्लॉट पकड़ा गया है, हम उसे क्लॉट समेत स्टेंट को निकाल लेते हैं। और इमीडिएटली हमने देखा है 1 या 2 पासेस बोलते हैं, एक बार हमने किया, नहीं निकला तो दूसरी बार ट्राई किया, उसके बाद ऑलमोस्ट 70 से 80 मरीजों में क्लॉट निकल आता है और खून दोबारा से चल पड़ता है। ये तो एक तरह का मिरेकल है आज के समय का। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता ऑनलाइन है, आइए उनकी भी शंका दूर की जाए। ज़रूर। कार्यक्रम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम रवि है। जी रवि जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर पंचकुले से बोल रहा हूँ सर। जी, अपना प्रश्न पूछिए। प्रश्न सर ये है कि जो ये स्ट्रोक है, ये बॉडी के किस हिस्से से शुरुआत हो जाती है इसकी? ये बॉडी के किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसा है कि ब्रेन के सारे हिस्से बॉडी का कुछ कुछ एरिया कोऑर्डिनेट करते हैं। सो जो ब्रेन का हिस्सा उस क्लॉट की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ या उसको खून मिलना बंद हुआ, वो हिस्सा जो शरीर के हिस्से को कोऑर्डिनेट करता है, वो हिस्सा इफेक्ट होगा। तभी हम कहते हैं ज़ुबान का हिस्सा अगर इफेक्ट हुआ तो ज़ुबान जाएगी, अगर हमारा बाजू का हिस्सा इफेक्ट हुआ जो संभालता है बाजू का कोऑर्डिनेशन, तो बाजू जाएगी। तो अलग अलग हिस्सों पे डिपेंड करता है कि क्लॉट कहाँ बन रहा है। अच्छा, जैसे लोग यहाँ कहते हैं कि अगर बाई चांस कभी ऐसी स्थिति आए, डॉक्टर के पास तो पहुँचना थोड़ा सा अगर लेट हो जाते हैं, तो उसमें कितनी संभावनाएं होती हैं अगर जल्दी कवर हो सकता है? ये देखिए, ये जैसे हार्ट अटैक होता है पहली बात, तो वैसा ब्रेन अटैक है। हार्ट अटैक में तो फिर आपको बता दिया जाता है कि कुछ दवाइयाँ आप जीभ के नीचे लगा लें तो आपको फ़र्क पड़ सकता है। अनफॉर्चुनेटली ब्रेन अटैक में ऐसा क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है, बट फिर भी हम कहते हैं अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ डॉक्टर के पास आप पहुँच ही नहीं सकते, तो आप अगर एस्पिरिन आपके पास है तो वो आप ले सकते हैं, मगर इसका कितना फ़ायदा होगा ये अभी बहुत क्लियर नहीं है। सो अभी ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आप जेब में रख के चल सकें अगर स्ट्रोक हो और उसको खा सकें, ऐसा अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं अवेलेबल है हमारे पास। ओके सर, ओके।
डॉक्टर साहब, एक और श्रोता ऑनलाइन है, आइए उनको भी कार्यक्रम में शामिल किया जाए। हेलो, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम रोशन है। हाँ जी रोशन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं पंजाब से रोपड़ डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। हाँ जी रोशन जी, अपना सवाल पूछिए। सर मेरे पिताजी 70 इयर्स के हैं, उनको 15 इयर्स पहले स्ट्रोक आया था। अभी वो बिल्कुल ठीक हैं, उनको CT स्टार PM और जो हार्ट की दवाइयाँ हैं वो चल रही हैं उनको। ठीक है, तो उसका कोई इलाज हो सकता है? उनका लेफ्ट साइड रुका हुआ है। देखिए रोशन जी, हम टाइम का इसलिए बार बार बात कर रहे हैं क्योंकि जो ब्रेन है, इसके अगर सेल जो होती हैं, हमारी कोशिकाएं होती हैं, ये अगर मर जाएं तो दोबारा रीजनरेट नहीं करती। जैसे आप देखें, अगर आपको चोट लगती है आपको चमड़ी में, स्किन में, तो कुछ दिन बाद अपने आप पपड़ी बन के एक नई स्किन आ जाती है। तो ब्रेन के सेल्स अनफॉर्चुनेटली रीजनरेट नहीं करते। सो फिजियोथेरेपी से होता क्या है, प्लास्टिसिटी नाम की एक चीज़ होती है जिसमें अगर हम फिजियोथेरेपी करें तो ब्रेन का बाकी हिस्सा जो नॉर्मल है और जो अफेक्टेड हिस्सा है उसको टेक ओवर कर लेता है उसके फंक्शंस। बट 100% रिवर्सल अनफॉर्चुनेटली कभी भी नहीं होता। सो बिल्कुल ठीक होना तो मुश्किल है, बट अगर फिजियोथेरेपी करते रहेंगे तो इतना हो जाएंगे कि इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता है पेशेंट। सर किसी को स्ट्रोक आए उस टाइम क्या करें? देखिए, तो जैसे मैं कह रहा था, एक बार तो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि स्ट्रोक के लक्षण हैं, तो पहली बात आपको जो करनी है, आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल में फ़ोन करके एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करना है या वहाँ तक पहुँचना है। उसके बाद आपको पेशेंट को रिलैक्स करना है, उसको खाने पीने को कुछ नहीं देना है, दांत के अंदर कुछ अगर कोई कपड़ा है वो फंसा देना है ताकि वो निगल ना पाए, अपनी थूक ही ना निकले जिसकी वजह से उनको सांस में दिक्कत आ सकती है, और तुरंत ऐसी फैसिलिटी में पहुँच जाना है जहाँ स्ट्रोक का इलाज हो। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता लाइन पे हैं, उनसे भी बात की जाए। बिल्कुल। हेलो। हेलो। हाँ जी, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए कहाँ से बोल रहे हैं और अपना प्रश्न पूछिए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं नगर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सुरेंद्र जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ सर, ऐसा है कि तकरीबन 1 महीना पहले मेरे लेफ्ट साइड दिमाग में एक वाइब्रेशन हुई। हाँ, उसके बाद थोड़े दिनों बाद महसूस हो रहा है कि हाथ में सुनपन आ गया और कमजोरी भी हो रही है, पकड़ मजबूत नहीं रही। नहीं, फिर तो आपको बहुत सोचना नहीं चाहिए। अगर कमज़ोरी आ रही है और आपको पता लग रहा है कि या तो कोई ग्लास उठाने में या चम्मच पकड़ने में कुछ दिक्कत आ रही है दूसरे के मुकाबले, तो आपको तुरंत हमारे पास आना चाहिए। उसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार क्या होता है, स्ट्रोक के, इसको हम बोलते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। स्ट्रोक पूरा नहीं आया मगर ऐसे कुछ लक्षण हो रहे हैं जो स्ट्रोक का संकेत हैं कि आपको फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। इसमें हमें देखना पड़ता है, जो दिमाग को नस सप्लाई कर रही होती है, कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, उसमें ब्लॉकेज आ जाती है। तो उस स्ट्रोक होने से पहले ही हम वो ब्लॉकेज में स्टेंट डाल के स्ट्रोक प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली आपको हम CT एंजियोग्राफी या MRI एंजियोग्राफी करते हैं और उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको ऐसे कुछ लक्षण तो नहीं जिससे आपको स्ट्रोक हो सकता है। अगर है तो फिर उसका इलाज करना चाहिए हमें, तो आपको डेफिनेटली दिखाना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, संकेत, ताकि इंसान को पता चलता है कि उसको स्ट्रोक हो सकता है। तो क्या ये जो स्ट्रोक होता है ये ऑल ऑफ अ सडन होता है कि उससे पहले कुछ संकेत आते रहते हैं? कुछ प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स में ये संकेत मिलते हैं, एंड दीज पेशेंट्स आई वुड से आर लकी कि इनको पता चल रहा है। और ये लक्षण क्या हैं, जैसे इन्होंने बताया कि सुनपना आ गया जो अपने आप ठीक हो गया, जुबान गई जो अपने आप ठीक हो गई 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में। सो ये रिवर्सिबल अटैक्स हो रहे हैं, स्ट्रोक हो रहे हैं। सो इनको जैसे मैंने बताया ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक्स, मतलब स्ट्रोक हो रहा है, मिनी स्ट्रोक्स बोलते हैं हमने। सो ये रिवर्स कर जाते हैं। सो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपको सूनापन लग रहा है किसी हिस्से में, जुबान जा रही है फिर आ रही है, समझने की आपको शक्ति कम हुई, एकदम सडनली लगा आपको 5 मिनट में दोबारा ठीक हो गया, चींटियाँ जैसे कई बार चलती हैं हमारे, अगर लोकली आपको प्रेशर के कारण है वो तो ठीक हो जाता है, बट अगर आपको बैठे बैठे ही ऐसा हो गया या खड़े खड़े चलते चलते हो गया और वो ठीक नहीं हो रही हैं, जिसको 1-1.5 घंटा लग रहा है, तो ये संकेत हैं। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है ब्लड में, और जिसका कारण मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे कोलेस्ट्रॉल जम जाता है नसों में जो दिमाग को सप्लाई करती हैं। सो ये इंडिकेशन है कि आप अपने न्यूरोरेडियोलॉजिस्ट को, न्यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करें। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर इंतज़ार में है, आइए उनको भी कार्यक्रम में शामिल करें और उनकी शंका दूर करें। बिल्कुल। हेलो, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। गोपाल जुनेजा।
गोपाल जी कहाँ से बोल रहे हैं? चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। स्वागत, अपना प्रश्न पूछिए। मैं जानना चाहता हूँ कि स्ट्रोक के कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं हम? अगर आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं तो क्या उसका एक लक्षण है कि? बिल्कुल, लक्षण तो जैसे मैंने पिछले 10-15 मिनट में आपसे डिस्कस किए कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। हाँ जी। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है कि ये होता क्यों है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। हाँ जी सर। बहुत अच्छा। सो इसको ये डेफिनेटली प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे हार्ट अटैक होता है वो भी कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से होता है अपने हार्ट की धमनियों में, वैसे ही दिमाग की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से स्ट्रोक इंक्रीज रिस्क हो जाता है उस मरीज के। सो आपको क्या करना है, सो जो नहीं करते, स्मोकिंग बहुत अच्छा है, बट जो करते हैं उनको छोड़ना है। स्मोकिंग इज़ द मोस्ट कॉमन ईटियोलॉजी विच कॉजेज स्ट्रोक। शुगर आपको चेक में रखना है, शुगर पेशेंट्स को स्ट्रोक के रिस्क हाई हैं। ब्लड प्रेशर अगर जिसका हाई रहता है उसको स्ट्रोक के रिस्क हाई हैं, तो आपको कंट्रोल, ये जैसे हम बोलते हैं ना साइलेंट किलर्स हैं ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, स्पेशली शुगर और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। स्मोकिंग इज़ अ बिग नो। लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल अगेन आपके ब्लड प्रेशर को ऑल्टर करता है, शुगर लेवल्स बढ़ा देता है। तो आपको आई वुड सजेस्ट कि दिन में एटलीस्ट 2 से 3 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए फॉर एटलीस्ट 4 to 5 days a week। एंड आपको वेट कंट्रोल करना चाहिए। डाइटरी हैबिट्स, लेस ऑयली खाना है, लेस शुगरी खाना है। जो आजकल हम फास्ट फूड खा रहे हैं इसमें वेरी हाई डेंसिटी ऑफ शुगर्स होती हैं। दिस इज़ एक्चुअली नॉट एडवाइजेबल। वंस इन अ वाइल इज़ ओके, बट डाइट ऑल्सो रियली हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग स्ट्रोक। सो डाइट, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को आपने हटाना है, स्मोकिंग बंद करनी है, शुगर का ख्याल रखना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया डाइटरी, लाइफस्टाइल और बहुत से कारण शुगर कंट्रोल में रखना है, तो इसके साथ साथ क्या हेरिडिटरी फैक्टर भी होता है इसमें? बिल्कुल, कुछ ऐसे डिजीज़ेस हैं जिनमें खून गाढ़ा जेनेटिक कॉजेज से होता है। सो उन केसेस में नेचुरली अगर यंग स्ट्रोक हमारे पास आता है, जिसका हमें पता है कोलेस्ट्रॉल अभी तो शुरू नहीं हुआ होगा, या पेशेंट को शुगर नहीं है, स्मोकर नहीं है, यंग स्ट्रोक है, इसमें हम ये सारे कारण रूल आउट करते हैं। सारे जेनेटिक कॉजेज जो कि खून गाढ़ा करते हैं, कार्डियक कॉजेज जो एक्चुअली हार्ट पंप ठीक से नहीं कर पा रहा उसको जानने का कोशिश करते हैं। हार्ट में कई बार क्लॉट्स बन जाते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं। या आजकल के ज़माने में हमने देखा है, स्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ड्रग एडिक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें यंग पेशेंट आएंगे, स्ट्रोक से आएंगे, आपको बताएंगे नहीं सब्सटेंस अब्यूज़। उसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि जानना कि बैकग्राउंड में ऐसा कुछ चल तो नहीं रहा, बिकॉज ड्रग इंड्यूस्ड स्ट्रोक्स होते हैं, बिकॉज वो इंजेक्ट करते हैं अपनी नसों में, ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कुछ पार्टिकल्स कई बार जाके क्लॉट बनाते हैं और दिमाग में जाके स्ट्रोक करते हैं। सो मेनली ये कॉजेज़ हैं नॉन कोलेस्ट्रॉल या नॉन शुगर बेस्ड स्ट्रोक्स के। डॉक्टर साहब, कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप भी है जहां पर स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि किसी भी उम्र में हो सकता है? स्ट्रोक किसी भी उम्र में हो सकता है, बट इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है आफ्टर 40 to 50 ईयर्स। कारण सिंपल है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल जैसे जैसे हम एज करते हैं, सो कोलेस्ट्रॉल जमना भी एक एजिंग प्रोसेस है। जैसे हमारे जोड़ हैं डीजनरेट करते हैं, वैसे ही एक तरह से कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट देखा गया है कि बचपन में ही कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। सो ऐसा नहीं कि आप 20 साल तक डाइटरी बिल्कुल आप परहेज़ नहीं कर रहे, सो 20 साल में जो डैमेज हो गया वो हो गया। उसके बाद चाहे आप बंद भी कर दें, वो डैमेज जितना हो गया उस पर क्यूमुलेशन होगा। सो हम यही बोलते हैं कि चाइल्डहुड से ही हैबिट्स डेवलप करना है। सो एज ऑल्दो 40-50 ईयर्स के बियॉन्ड है जिसमें इंसिडेंस ज़्यादा है, बट प्रोसेस बचपन से ही शुरू हो जाता है। तो क्या महिलाओं में और पुरुषों में बराबर इंसिडेंस है? ऑलमोस्ट बराबर है, बट देन कहीं ना कहीं हम बोलें तो हार्मोनल डिफरेंसेस हैं। सो पुरुषों में इन एडिशन टू हार्मोन्स, बिकॉज पुरुष ज़्यादा स्मोक करते हैं, इंसिडेंस ज़्यादा देखा गया है स्ट्रोक का पुरुषों में। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जैसे कोलेस्ट्रॉल जमता है इसी तरह यही एक कारण है कि स्ट्रोक भी होता है। तो क्या कोलेस्ट्रॉल का जमना ये भी एक टेंडेंसी है कि किसी को भी एक गलत लाइफस्टाइल से या जो भी आपने कारण बताए हैं उनसे हो सकता है? राइट। सो टेंडेंसी कुछ पेशेंट्स में होता है, जैसे मैंने कहा, जिनको हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिक स्टेट्स होते हैं, जिनकी जेनेटिकली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा या वेसल से बाहर नहीं जा पा रहा, धमनियों से बाहर नहीं जा पा रहा। सो वो एक सब ग्रुप है, बहुत छोटा सब ग्रुप है, बट इन जनरल एवरी इंडिविजुअल
इज प्रोन टू हैव कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन। मतलब हर इंडिविजुअल में जैसे वो ग्रो करेगा कोलेस्ट्रॉल जमेगा ही जमेगा अगर वो अपनी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन के बियॉन्ड है। तो डॉक्टर साहब, इन सभी कारणों से स्ट्रोक होता है और आपने बीच में जिक्र किया था इस्कीमिक स्ट्रोक। किस किस तरह के ये स्ट्रोक्स हो सकते हैं? सो हम जो बात कर रहे थे मेनली इस्कीमिक स्ट्रोक की बात करें। इस्कीमिया मतलब जैसे क्लॉट बना, दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हुई और स्ट्रोक आ गया है। दूसरा स्ट्रोक है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है हेमरेजिक स्ट्रोक। उसमें क्या होता है, उसमें इंस्टेड ऑफ क्लॉट बनना हमारी कोई नस जिसमें एक एन्यूरिज्म जिसे हम बोलते हैं गुब्बारा बन जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो फटता है और दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है। सो इससे हेमरेज होगी। हेमरेज मतलब ब्लीडिंग होगी दिमाग के अंदर, हेमरेजिक स्ट्रोक। इसके लक्षण थोड़े डिफरेंट होते हैं। इसमें क्या होगा, पेशेंट को सडन सिवियर हेडेक, पेशेंट बोलते हैं वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ, मुझे ऐसा दर्द हुआ मैं नहीं सह पाया, गर्दन में बहुत दर्द हुआ। काफ़ी मरीज उसी समय बेहोश हो जाते हैं, दौरा पड़ सकता है, कमज़ोरी हो सकता है ना हो, सिर दर्द, दौरा पड़ा, पेशेंट बेहोश हो गया। सो ये टिपिकल फीचर्स हैं हेमरेजिक स्ट्रोक के। अगेन इसमें टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पेशेंट को जल्दी पहुंचना है। सर्जरी यूजुअली 1 से 2 दिन में हो जाना चाहिए, जिसमें हम बेसिकली उसको रिपेयर करते हैं। जो एन्यूरिज्म फटा है उसमें अगेन एंजियोग्राफी के ज़रिए अंदर जाते हैं नसों से दिमाग में। आजकल इतना टेक्नोलॉजी हो गया अच्छा कि हम अंदर से बिना स्कल खोले, बिना खोपड़ी खोले, अंदर से ही नसों के अंदर जाके उसको सील कर सकते हैं। उसको हम या तो कॉइलिंग बोलते हैं या फ्लो डाइवर्ट करते हैं तो स्टेंटिंग बोलते हैं। उससे हम उसको सील कर सकते हैं जो नस फटी है। तो डॉक्टर साहब, ये हेमरेजिक स्ट्रोक होने का क्या कारण है? ये क्यों होता है, क्यों हेमरेज होता है? राइट, हेमरेजिक स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन कारण हाई ब्लड प्रेशर है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम एज करती हैं, हमारी नसें भी एज करती हैं और उसमें जो कैपेसिटी होती है ब्लड प्रेशर सहने की, बिकॉज ब्लड प्रेशर चाहिए क्योंकि उसको जो ब्लड है हमें हर हिस्से में पहुंचाना है। सो हार्ट ने अपना काम करना ही है, वो प्रेशर से जनरेट करेगा ब्लड। बट परसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर रहने से जो आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं जिसमें से ब्लड जा रहा है स्पेशली दिमाग की, वो सहन नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं ब्रेक आ जाता है जो कि धीरे धीरे ग्रो करना शुरू हो जाता है और किसी समय इतना ग्रो कर जाता है कि वो प्रेशर बिल्कुल सह नहीं पाती और उसकी जो वॉल परत होती है वो फट जाती है और वहाँ से लीकेज हो जाती है। तो इसका मतलब बहुत ज़रूरी है कि अपना ब्लड प्रेशर हर इंसान चेक करता रहे। बिल्कुल। किस उम्र में आके ये चेक करते रहना चाहिए? सो आई वुड सजेस्ट 40 के बाद ब्लड प्रेशर डेफिनेटली चेक करना चाहिए। एंड इस समय मैं ये भी कहना चाहूँगा ब्लड प्रेशर इज़ नॉट दी ओनली कॉज, वो सिर्फ वही कारण नहीं है। अगेन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, कई पेशेंट्स में जल्दी एन्यूरिज्म बन जाता है, इवन कई बार 35-40 के पेशेंट्स भी आते हैं जिनमें एन्यूरिज्म बन जाता है। सो ब्लड प्रेशर इज़ दी मॉडिफाइबल फैक्टर जो इसका एन्यूरिज्म का ग्रोथ प्रिवेंट कर सकता है और रप्चर प्रिवेंट कर सकता है। बट यूजुअली एक जेनेटिक टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से एन्यूरिज्म बनना शुरू हो जाता है इन अर्ली लाइफ। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं और पीजीआई एक बहुत ही प्रख्यात रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारे देश का, तो आने वाले समय में हम क्या फ्यूचर देखते हैं कि किस तरह हमारा इलाज और हमारा डायग्नोसिस ज़्यादा अच्छा होगा? बिल्कुल। स्ट्रोक में 2005-6 से इतना एवोल्यूशन हुआ है कि पहले तो दवाइयाँ नहीं थी, थ्रोम्बोलाइसिस की दवाइयाँ नहीं थी। सेकेंडली अभी जो हमारे पास कैथेटर स्टेंट्स अवेलेबल हैं जो हम निकाल सकते हैं क्लॉट, वो आज से 10-12 साल पहले अवेलेबल नहीं थे। और उसमें भी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो गई है कि जो कैथेटर्स इतने स्टिफ थे कि दिमाग में पहुंच ही नहीं सकते थे, अब वो इतने सुपीरियर क्वालिटी के हो गए हैं कि हम टेक्निकली उसको दिमाग में क्लॉट तक ले जा सकते हैं और ये ऑनगोइंग रिसर्च है। सो बेसिकली कैथेटर टेक्नोलॉजी, स्टेंट टेक्नोलॉजी और वायर टेक्नोलॉजी इतना बेटर हो गया है कि हम राइट दिमाग की बहुत छोटी नसों में आजकल जा सकते हैं और वहाँ पे काम कर सकते हैं। खोपड़ी खोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर लकी एज पीजीआई डॉक्टर्स एंड एज मतलब चंडीगढ़ एंड आसपास रहने वाले पेशेंट्स कि सरकार ने वो सारी टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड की है जो कहीं भी वेस्ट में अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ही संदेश रहेगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है स्ट्रोक कैसे पकड़ें आप, बिकॉज टाइम की बात है। जितना जल्दी आप आइडेंटिफाई करेंगे उतना जल्दी हम तक पहुंचेंगे। और पहुंचना कहाँ है, अगर पीजीआई आना चाहते हैं, मैं दोबारा से नंबर बोलूँगा 708-700-9500। डॉक्टर चिराग आहूजा, आप हमारे स्टूडियो में आए
और आपने स्ट्रोक के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुझे विश्वास है कि जितने भी लोगों ने ये कार्यक्रम सुना उनकी अवेयरनेस बहुत बड़ी होगी और उनको पता चला होगा कि किस समय और उस क्रिटिकल टाइम में अगर आप इलाज ले सकेंगे तो आप स्ट्रोक से बच सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। श्रोताओं, इसी के साथ ही अपने साथी संजीव दोसांझ को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे इंजीनियर आकाश भारद्वाज ने। नमस्कार। FM Lifeline, Lifeline, Lifeline.